नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं हरिमोहन जी। हरिमोहन जी का स्वागत कर लेते हैं। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार भैया, थैंक यू जी धन्यवाद। दर्शकों, वैसे तो अमेरिकन चुनाव या ये कह लीजिए कि पूरा अमेरिका की राजनीतिक अगर हिस्ट्री देखी जाए, इतिहास देखा जाए, तो हिंसा अनिवार्य अंग रहा है। और आज जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, वो 60 के दशक में जब कैनेडी बंधुओं की हत्या हुई, तो वो हिंसा की राजनीति खत्म करने के दावों के साथ ही प्रवेश होता है अमेरिका की पॉलिटिक्स में बाइडेन साहब का, जो आज प्रेसिडेंट है। ट्रंप के ऊपर गोली चली इलेक्शन कैंपेन के दौरान। पेंसिल्वेनिया में उनके ऊपर गोली चली। गोली उनके कान को छू के निकल गई और एक बंदा मारा भी गया, जिसने गोली चलाई वो भी मारा गया। तो एक बार फिर अमेरिका में जो राजनीतिक हिंसा है वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। मजे की बात यह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो उल्टा रिपब्लिकन ट्रंप के ऊपर ही आरोप लगाते आए हैं कि आप जो साहब जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी जो राजनीतिक पॉलिटिकल स्टाइल है यानी ट्रंप की, जो कि एक तरह से अगर भारत में बैठ के देखी जाए तो राष्ट्रवादी राजनीति लगती है, अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं वो। तो कुल मिला के अगर, हालांकि ये तुलना और इस तरह की समानता खोजना बहुत प्रीमेच्योर है और एक तरह से ये सही परिभाषा भी नहीं है कि जो दरअसल राष्ट्रवाद राजनीति भारत के संदर्भ में समझी जाती है, ट्रंप की राजनीति हूबहू वही राष्ट्रवादी राजनीति नहीं है जो भारत के संदर्भ में है। फिर भी अब ऐसे में ये कहा जाने लगा है कि साहब देखिए, पहले तो एक हरिमोहन जी ये भी आया कि जो हमलावर था उसका सो कॉल्ड रिलेशन जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ, सॉरी रिपब्लिकन के साथ निकल के आ रहा है, ट्रंप की पार्टी के। तो एक बार ये कहा गया कि पब्लिक सिटी स्टंट है, लेकिन फिर वही अमेरिकन सोसाइटी और न्यूज़पेपर और सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब एक चुनाव के लिए कोई अपनी जान थोड़ी ना ऐसे लगा देगा क्योंकि एक बंदा मरा भी है ना। तो ऐसे में ये अब चुनावी फायदे की तरफ ज्यादा बढ़ती हुई बात दिख रही है। और जिस तरीके से बाइडेन और उनकी पार्टी एक तरह से शुरू में बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और बड़ा दिल दिखा रही थी और हिंसा की, लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझ में आया ये मामला तो उल्टा पड़ रहा है और ट्रंप के फेवर में जा रहा है, तो वहां से भी बदलाव आया। अच्छा, ऐसे में जब एक तरफ ट्रंप बिल्कुल श्योर शॉट रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स में अभी मामला ही तय नहीं हो पा रहा है कि उनका उम्मीदवार कौन है, तो ऐसे में ट्रंप की चुनावी राजनीति इस गोलीकांड के बाद और इससे पहले और गोलीकांड के बाद आप कैसे देखते हैं? भैया थैंक यू। आज्ञा हो तो मैं अपने हरियाणवी में एक लाइन बोलना चाहूंगा, वो यहाँ सटीक बैठती है जी। हरियाणवी में एक लाइन कही जाती है, सुद्याने गणेगा मुजाड़े हैं। जो इस बात को समझ रहा होगा उसको, हरियाणवी जिसको आता होगा थोड़ा बहुत भी, वो समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो शरीफ होता है ना, उसे कहते हैं सूदा। सूदा, तो जो सूदा होता है, सूदा मीन्स शरीफ, वो जो दिखने वाला शरीफ है उसने कहीं ज्यादा बर्बादी की होती है, कहीं ज्यादा लोगों को लड़वाया होता है, कहीं ज्यादा गांव उजाड़े होते हैं। जो अहिंसा का सबसे ज्यादा पुरोधा थे, असलियत में हिंसा को समर्थन करने का काम उन्होंने सबसे ज्यादा किया था। चाहे मैं 1920 की मोपला विद्रोह की बात करूं जिसके अंदर हिंदू मारा जा रहा था, और अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए मोपलाओं का या मुसलमानों का समर्थन करते हुए बड़े अजीबोगरीब बयान भी दिए गए थे कि हिंदू अगर मुसलमान हो भी जाएंगे तो क्या हो। इसे कहते हैं सूदा, शरीफ। 20,000 के करीब हिंदू मरवा दिए, किसी को पता लगा, अहिंसा का पुजारी है। अभी इसी अहिंसा को और कहीं भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, स्मार्ट दिखने वाला बाइडेन, सॉरी वो ओबामा, बराक ओबामा, वाइफ के पीछे छतरी लेके घूम रहा है, कुत्तों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। टिपिकल फैमिली मैन, किताब पढ़ता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। भैया ज्यादा नहीं, अफगानिस्तान से लेकर मोरक्को तक शायद कोई देश हो जो उसने ना उजाड़ा हो। उठाकर देख लीजिए, डेमोक्रेट है, पीस लवर है।
उसी के टाइम पर, उससे पहले आप देखेंगे बिल क्लिंटन हुआ करता था। बिल क्लिंटन को उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल क्लिंटन कितना अच्छा, हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की जोड़ी, पूरा परिवार और बढ़िया फर्स्ट क्लास। दिखाई क्या दिया भैया, सूडान के ऊपर बम्बार्डमेंट से लेकर पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हर जगह पर, चाहे यूगोस्लाविया हो गया चाहे सूडान हो गया, भैया ओपन बम्बार्डमेंट की थी बंदे ने, लेकिन अहिंसा के नाम पर, ह्यूमैनिटी को बचाने के नाम पर। इसके बाद आप बाइडेन को उठाकर देख लीजिए भैया, हम ट्रंप को कहते हैं, ट्रंप एक बड़बोला बंदा है, जिसे कहते हैं ना, मतलब गाली बक देगा, वो बदनाम ज्यादा है। और एक चीज और कहते हैं हमारे यहां, बद अच्छा होता है, बदनाम बुरा होता है। अब बद और बदनाम के बीच की जो कहानी है, अगर हमारे से, मेरे से अगर पूछी जाए, तो मैं और आप, खासकर आप तो फिर भी बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं भैया, मेरे से अगर वो देखा जाए तो मैं तो यूट्यूब के ऊपर भी ओपनली कई बार बदतमीजी कर जाता हूं कि जिसको पसंद आता है बैठो तो दफा हो जाए यहां से। दिस टाइप ऑफ वर्ड आई यूजुअली यूज टू यूज जब मेरे को कई बार इस तरीके का मतलब करना हो, मतलब कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, मैं बोल देता हूं कि जिसको वीडियो देखनी है देखो तो दफा हो जाओ। क्लास में भी कई बार कहता था, मैं चाहे जितना मर्जी सही हूं, मेरा पॉइंट ऑन द वेरी मोमेंट उस टाइम गलत हो जाता था। और मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स जो लिटरली क्या बताऊं कि मतलब वो जानता हूं वो गलत कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं मैं गलत कर रहा हूं, कहते हैं, लेकिन वो लिटरली इतने प्यार से बोल जाते हैं किसी भी चीज को, और शरीफ बने रहेंगे कि वो जितना मर्जी गलत हो वो सही कहलाएंगे। भैया बाइडेन और ट्रंप में यही फर्क है। बाइडेन जो है वो शरीफ करने का ढोंग, शरीफ बनने का ढोंग कैसे किया जाता है वो जानता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। चाहे वो जब बराक ओबामा के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट रहता था या उससे पहले के टाइम पर भी, जब 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 ये अलग अलग पोजीशन पर रहता था, बहुत अच्छे से जानता है, शरीफ, सोफिस्टिकेटेड। ट्रंप एक ऐसा उद्दंड टाइप का व्यक्ति जो किसी टाइम पर WWF के अंदर कुश्तियां लड़ रहा होता था, गाली बकना तो उसके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। सबसे ज्यादा अगर बदनाम हुआ है तो एक पॉर्न स्टार या जो भी एक पॉर्न वर्क या प्रोस्टिट्यूशन वर्कर थी या सेक्स वर्कर थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर ओपनली मोहल्ले के अंदर खड़े, मतलब सड़क के ऊपर खड़े होके, पॉसिबली टाइम्स स्क्वायर के ऊपर खड़े होके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा है। अब ऐसे बंदे की इमेज ऐसी क्रिएट होगी तो ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उसको जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करें तो ट्रंप ने अपनी लाइफ में, आप ये देखिए कितने ज्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया है। बराक ओबामा ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी अफगानिस्तान से हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो चाहता था वहां एक वॉर सिनेरियो क्रिएट रहे। ट्रंप आता है, उसके बाद दोहा टॉक्स शुरू होती हैं और ट्रंप ऐसे ऐसे प्रोसेस को एस्टैब्लिश कर देता है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद आप चाहे जर्मनी लें, चाहे इटली लें, चाहे ईरान लें, कुछ भी लें, सब जगह पर अब्राहम अकॉर्ड, भैया इजराइल और अरब्स के बीच की दोस्ती करवाने की औकात किसमें थी? ट्रंप में। सोचकर देखिए, अरब कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्निशन दे रही हैं और आज भी हालात ये है। इससे अंदाजा लगाइए कि ईरान ने इजराइल पर जब मिसाइलें दागी तो उस टाइम पर अरब वर्ल्ड इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, ना कि ईरान के साथ। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ट्रंप ने ऐसा किया था। ट्रंप ने पूरा ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया था अब्राहम अकॉर्ड का। चलो ठीक है, हमारे देश का भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे देश में भी 370 जो हटी, 370 हटी, 370 हटी, उसमें ट्रंप का एक बड़ा रोल है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग और बहुत तरीके से उसको मतलब जिसे कहते हैं एग्जीक्यूट करना, ये ट्रंप, ये हमारे मोदी जी को क्रेडिट जाता है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए ओरिजिनली दबाव बनाना, पाकिस्तान की गर्दन जिसे कहते हैं मिट्टी में दबाए रखना और बाजवा जैसों को यह कहलवा देना कि भाई देखो सीधी सी बात है, इंडिया से फालतू लड़ोगे नहीं,
क्योंकि तुम्हारी हरकतें बुरी हैं। ये चीज ट्रंप ही करवा के गया, बाइडेन ने आज तक नहीं किया। मैं ट्रंप और बाइडेन का एक कंपैरिजन करवा रहा हूं कि हु इज अ ब्रूटल पर्सन, कौन ज्यादा ब्रूटल है। ट्रंप दिखाई देता है बड़बोला सा, टेढ़ी मेढ़ी, वो बाल बिखरे हुए से और अल्लड़ सा, गुस्सैल टाइप, किसी को भी गाली गलौज कर देना। लेकिन आप सोचिए उस बंदे ने क्या किया है। बाइडेन शरीफ सा दिखने वाला, अगर भैया बाइडेन की ये गेफे ना होते, वो उल्टी सीधी हरकतें जैसे उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, पार्किंसंस डिजीज ना होती, तो मजाल है ट्रंप को कोई खड़ा भी कर देता। नहीं होने देते। एक थ्योरी तो यहां तक कह रही है कि दुनिया में कोरोना फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी है, क्योंकि डेमोक्रेट्स दुनिया के अंदर एक बवाल क्रिएट करना चाहते थे ताकि कोई वॉर क्रिएट हो और वेपन इंडस्ट्री को पैसा मिले। और दूसरा, एक पद से दूसरा काज ये करना चाहते थे कि ट्रंप को इस मामले में फंसाना चाहते थे कि जैसे ही कोरोना अमेरिका में पहुंचेगा ये करेगा क्या, और अमेरिकन पॉपुलेशन इसके अगेंस्ट हो जाएगी। सोचकर देखिए, उसमें भी वोट्स और कई मामलों में ट्रंप को बहुत ज्यादा पछाड़ नहीं पाए थे ये लोग। ये अलग लेवल की गेम है। इसी गेम के अंदर, और ऐसे में जो नेशनलिस्ट हैं, आप अपने इंडिया से कंपेयर कीजिए, ऐसे में जो नेशनलिस्ट हैं वो नेशनलिस्ट कहां जाकर रुकते हैं। मतलब मुझे ये बताइए, नेशनलिस्टों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनके पास नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इनको देश प्रेम है तो देश के गद्दारों से, देश के दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। लड़ने के लिए इन्हें ना चाहते हुए भी काउंटर करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सेक्शन को। अगर हम इंडिया के नेशनलिस्टों की भी बात करें, यानी जनरली बीजेपी में पाए जाते हैं, ये नेशनलिस्ट, इन नेशनलिस्टों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपोज करेंगे ही करेंगे कंट्री के नाम पर, चाहे वो बांग्लादेशी हो गया, चाहे वो रोहिंग्या हो गया। इनके सामने जब 4 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालने की बात आएगी तो ये कहेंगे कि यार 4 करोड़ को निकालो क्योंकि ये हमारे देश के लिए खतरा है। ये जानबूझकर उन इलाकों पर, उन जगहों पर पॉइंट आउट करते हैं कि भाई देखो, मेरे देश को आने वाले भविष्य में यहां से खतरा होने वाला है। चाहे वो हल्द्वानी हो गया, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर बढ़ती हुई मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, चाहे भारत नेपाल बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, चाहे झारखंड के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो हो गई, चाहे वो बंगाल के अंदर हो गई, चाहे आसाम में हो गई। अब ये उसकी आवाज उठाएंगे, बड़ी जोर से उठाएंगे। वहीं इनकी वो जोर से आवाज उठाना और हिंसा, और इनके उस काम में हिंसा होगी ही होगी, क्योंकि ये जानते हैं, और बांग्लादेशी को प्यार से आप अपोज कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही ये हिंसा करेंगे, बहुत से लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, डेमोक्रेसी इन डेंजर, रिपब्लिक इन डेंजर, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, ये ब्राह्मणवादी, ये दलितों का नाश कर देंगे, ये इसका नाश कर देंगे, उसका नाश कर देंगे। लास्ट चांस ऑफ डेमोक्रेसी। अंदाजा लगाकर देखिए, एक जर्मन कॉकरोच, जितना ज्यादा वो इंसान जहर उगलता है भारत के खिलाफ, उसके अलावा आपको शायद ही भारत में यूट्यूब पर उसका जैसा जहर उगलने वाला बंदा दिखे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, वो जहर भी उगलता है बड़े प्यार से। ऐसी लबाबदार मीठी मीठी बातों में जहर उगलेगा कि सामने वाले को लगेगा वो सही तो कह रहा है। उसने एक वीडियो बनाया था कि 8% लोगों के लिए ही तो हाईवे है, क्या जरूरत है हाईवे बनाने की। उसकी एक लाइन ने पूरी सरकार को बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई, ओ माय गॉड, सही तो कह रहा है। उन हाईवेज में 8% लोग तो वो करते हैं, क्या नाम है, ट्रैवल करते हैं, यानी ये तो अमीरों की सरकार है। 8% अमीर लोगों के लिए पूरे देश का पैसा, इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, और लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ओ माय गॉड, भैया सरकार 1 मिनट में बैकफुट पर आ गई। हालांकि लोगों ने पूछा कि तू जो तेरा बाप बनने वाला है, भैया
अल्टीमेटली पॉपुलेशन तो तू भी बढ़ा रहा है, क्या जरूरत है, इतने लोग हैं तो सही, तुझे बाप बनने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा कहने वाले लोगों के ऊपर कटाक्ष क्या कि भाई हो माय गॉड ये देखो खुश नहीं हो रहे। देखो ये बात करने का तरीका है। डेमोक्रेट्स को आप ऐसे लोगों से कंपेयर करके देखिए। अब उसे ट्रंप पे तभी आऊंगा जब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे। सोचकर देखिए उस बंदे ने कितनी सफाई के साथ, जर्मन कॉकरोच ने कितनी सफाई के साथ, कितनी जबरदस्त सफाई के साथ हमारे हाईवेज जो इतनी मेहनत करके बनाए गए उन्हें जीरो कर दिया, जीरो। अब आप उस गरीब आदमी के दिमाग से पूछकर देखो, उस आदमी से, वो अब ये पॉइंट को उठाएगा कि यार 8% के लिए तुमने इतने हाईवेज बना दिए, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। उस गरीब आदमी को यह नहीं समझ में आएगा कि असलियत में हाईवे कारों या बसों के लिए नहीं होते। असलियत में हाईवे, लंबे हाईवे जो होते हैं वो ट्रक्स के लिए होते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ट्रक्स के लिए होते हैं ताकि बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक हैवीली लोडेड ट्रक्स जो हैं वो कन्वीनियंटली पहुंचे, और दिल्ली के अंदर सामान आसानी से पहुंचेगा तो सस्ता पहुंचेगा, और वो जो सस्ता सामान है वो सारी पॉपुलेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उस हाईवे के ऊपर गाड़ियां भी चल जाती हैं लिटरली। इसका अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि ट्रकों से मिलने वाला टोल गाड़ियों से मिलने वाले टोल से कई गुना ज्यादा होता है। रेलवेज में देख लीजिए आप, रेलवेज में देख लीजिए, रेवेन्यू का जो हिस्सा होता है वो हमेशा से मालगाड़ियों से यानी गुड्स ट्रेन से ज्यादा आता है। ये रेलवे के लिए अगर कहा जाए तो सवारी गाड़ियां घाटे का सौदा रही हैं, शुरुआत से रही हैं, वो इसीलिए शायद वैल्यू एडिशन उसमें उतना नहीं हो पाया। आपने बिल्कुल, जिसको आप जर्मन कॉकरोच कह रहे हैं, उसका मैं पॉपुलर नाम दर्शकों तक पहुंचा दूं। वो जर्मन शेफर्ड, दर्शक काफी ज्ञानी हैं, सारे लोग समझ गए होंगे किस उदाहरण से आप ये ट्रंप का इशू समझा रहे हैं। जी हाँ, मैं ट्रंप का इशू इसीलिए क्योंकि वो जब इस तरीके से बात कर रहा होता है बड़े प्यार से, तो वो ऐसा लगता है। और ये एक वो नहीं है, वैसे सारे हैं, वो सारे हैं उसके अंदर। उसका एक वो जितने भी है वो बड़े प्यार से बोलेंगे, हम और आप गुस्से से प्रधानमंत्री, यही चीज प्रधानमंत्री उसी को तो इकोसिस्टम कहते हैं हरिमोहन जी। इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने उन्हीं का, ये हमारे यहाँ इकोसिस्टम है क्योंकि ये इकोसिस्टम गवर्नमेंट को परेशान तो कर सकता है, गवर्नमेंट को के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तो चला सकता है, गवर्नमेंट बदल नहीं सकता। यही इकोसिस्टम अमेरिका में डीप स्टेट है जो इतना ताकतवर है कि सरकार उखाड़कर फेंक सकता है, सरकारों को इधर से उधर कर सकता है। उसमें मीडिया भी है, अमेरिकन मीडिया। सोचकर देखिए, हमारे देश में अगर राहुल गांधी पर गोली चल जाती, इन केस अगर राहुल गांधी पर हमारे देश में गोली चल जाती, तो CNN जो नेटवर्क है उसके फ्रंट पेज पे एक हफ्ते तक तांडव होता, विधवा विलाप होता, चाहे वो गोली 100 मीटर दूर से निकल जाती है, चाहे राहुल गांधी की रैली में किसी ने हवाई फायर किया होता, या ट्रंप के कान के ऊपर गोली निकल के गई है। अगर ट्रंप खुद कह रहा है मैं 2 सेकंड से बच गया, अगर मैं सीधा होता तो गोली यहां लगती। लेकिन उसी CNN ने ट्रंप की इस खबर को सेकेंडरी बना दिया। बिल्कुल, इसी CNN ने सेकेंडरी बना दिया। प्राइमरी क्या थी उसके पेज पर? इजराइल की खबर कि इजराइल में गाजा में हमला दोबारा, और के रैली में गोली चली, वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही, दूसरे तो बिल्कुल ये मीडिया का जोर दिखाई देता है। उसी में एक और अखबार है, वो अखबार पता है क्या कहता है कि जी ट्रंप जो है ना, ट्रंप इसके ऊपर उसकी रैली में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गई। कैन यू इमेजिन, उस पर हमला हो गया और वो ये कह रहे डिस्टर्बेंसेस हो गई। शॉकिंग। कोई कह रहा है कि, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मिस हो गया समथिंग। आप खुद अंदाजा लगा कर देखिए नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, और बड़ी से बड़ी। और भैया पता है, आप और हमने ये सब ने ट्रंप पे डिस्कस किया। नैरेटिव और फाल कबाल कहो या कुछ भी कहो, वो ये होता है कि उस ट्रंप के ऊपर चलने वाली गोली पर हम लोगों ने डिस्कस किए
पूरे दुनिया के अंदर किसी का भी वीडियो नहीं चला, उसकी गर्दन गिरा दी गई, डिस्कशन होने ही नहीं दिया गया। ये होता है नेक्सस। बिल्कुल। और हरिमोहन जी, ये इस वीडियो के साथ भी देखा जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। इसको कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। और हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, नाव नाव कितने बाल, बोले बस भैया 2 मिनट दो, सामने ही आ रहे हैं। तो ये भी देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 सवाल। मैं चूंकि जब भी किसी इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करता हूं तो मेरा एक हमेशा रहता है नेशन फर्स्ट, यानी हमारा क्या, मेरे भारत का क्या। सीधी सी बात है, अगर हम बाइडेन को और ट्रंप को दोनों को सामने रखें, एक रेजिम हमने ट्रंप का भी देखा है, दूसरा हमने बाइडेन का देखा है। पिछले 10 सालों में जब हमारे यहाँ 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, तीसरी बार हमारे यहाँ वापस सत्ता परिवर्तन हुआ। मेरे 2 सवाल होंगे, ट्रंप और बाइडेन, इन दोनों में जो पहली नजर में जो दिखाई देता है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का राष्ट्रवाद ट्रंप का राष्ट्रवाद नहीं है। अगर उसको मिलाएंगे आप तो फिर जय श्री राम बोल के मस्त मत रहिए, ना होने की जरूरत है। यहाँ का लेफ्ट और शातिर गिरोह जरूर बाइडेन वाला गिरोह है, जो कि डेमोक्रेट्स का है। तो उसमें चाहे कमला हैरिस आ जाए कल को रिप्लेस होके बाइडेन की जगह, या आपने ओबामा का बड़ा अच्छा कहा, आपने क्लिंटन का उदाहरण दिया ही दिया। तो ये चेहरे वहां पर कुछ भी बदल जाते हैं, लेकिन शैतान की आत्मा हमेशा रहती है एक ही, वो चाहे हमारे यहाँ हो और चाहे वहां हो, ये तो दिखाई देता है। ऐसे में ट्रंप का आना भारत के लिए वापस कितना अच्छा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप को राजनीतिक यानी चुनावी बढ़त मिल गई है। और तीसरी बात, जब यहां पर एक साफ साफ एक मेरिट जुड़ा हुआ है कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका ने कहीं कोई लड़ाई नहीं की बल्कि मामलों को सुलझाया, तो वो अमेरिका जहां पर डीप स्टेट और इस लॉबी के साथ ही साथ एक वेपन की बहुत बड़ी लॉबी है, हथियारों की बहुत बड़ी लॉबी है, क्या ये उसका भी कनेक्शन हो सकता है? जी वे सबसे पहले तो हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इससे क्या ट्रंप जीत पाएगा, सिंपैथी वोट मिलेंगे। देखिए, अगर हम अपनी डेमोक्रेसी से उठाकर देखें तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद इंदिरा गांधी को बेनिफिट्स मिले थे। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एक सिंपैथी वेव राजीव गांधी को इतनी जबरदस्त मिली कि आज तक उतनी मेजॉरिटी की कोई गवर्नमेंट आई ही नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट में कांग्रेस का ही झंडा बुलंद था। 1-2 बचे थे, वो एक अलग मैटर है 5 साल बाद। उसके बाद जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तब दोबारा से कांग्रेस को बेनिफिट हुआ और 216-217 सीटें ले गई, सरकार बना ले गए। बिल्कुल सही बात है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट पूरे 5 साल चला लेगी पीवी नरसिम्हा राव। तो यानी सिंपैथी का इंडिया में तो ऐसा है कि वोट मिलता है। अब अमेरिका के अंदर इतना हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूरे का पूरा सिस्टम, पूरा नेक्सस इस टाइम पर ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है, सिर्फ एलन मस्क को छोड़कर। एलन मस्क खुलकर ट्रंप का सपोर्ट कर रहा है। आज ही उसने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ट्वीट एस्टेब्लिश किया जिसमें ट्रंप को फेल्ड लीडर बताने की कोशिश की। ठीक है, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाकी अगर आप देखेंगे तो पिछली बार यही ट्विटर था जिसने ट्रंप को बैन कर दिया था, फेसबुक ने, यूट्यूब ने, सबने बैन कर दिया था। मीडिया ने ट्रंप का ऐसा बायकॉट किया था कि उसे दिखाना बंद कर दिया था। ट्विटर सस्पेंड कर दिया था ट्रंप का, तो ट्विटर में सस्पेंड, सब चीजें वो हो गई थी और ट्रंप को ऐसा पंगु बना दिया। फिर भी ट्रंप वोट लेके गया था। अगर क्या होता है ना कि विनर टेक्स ऑल वाली सिचुएशन है, अगर अमेरिका का सिस्टम इंडिया जैसा होता तो उस टाइम पर भी ट्रंप जो है बाइडेन से जीत जाता। ठीक, अगर इंडिया जैसा सिस्टम होता, अमेरिका में इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है। एक स्टेट में अलग से इलेक्शन होगा, मान लीजिए जैसे यूपी में अलग से इलेक्शन होगा, तो यूपी में अगर अखिलेश यादव सीटें जीत जाता है और ज्यादा सीटें आती है, तो अमेरिका में अगर यूपी होता तो 80 की 80 सीटें अखिलेश यादव को मिलती, ना सिर्फ 40-42। तो ट्रंप इसीलिए हारा, अदरवाइज नहीं हारता। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो मीडिया ने बायकॉट कर रखा है ट्रंप का। अब खेल यहां यह देखना है कि क्या ये सोशल मीडिया इस बार भी ट्रंप की गर्दन दबाकर उसको चुप करवाने में कामयाब होता है, या उसके खिलाफ एक व्यूह रच के उसे घबराए रखने में कामयाब होता है या नहीं होता। अगर कामयाब हो गया तो आने वाले समय में
काफी ज्यादा बुरा हाल होगा, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। ट्रंप हार सकता है, सिंपैथी है, लेकिन ये सिंपैथी कितने दिन टिकेगी ये डिपेंड करता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि भाई इंडिया के लिए क्या। देखिए भैया, ट्रंप जब था तो ट्रंप और इंडिया के बीच में लड़ाई होती थी टैक्स बैरियर्स को लेके। जैसे हार्ले डेविसन, ट्रंप शोर मचाता था कि हार्ले डेविसन के ऊपर तुमने 100% टैक्स लगा रखा है, और मोदी ने उसको घटा के, ट्रंप कहता तूने 100% टैक्स लगा रखा है, मोदी ने कहा ठीक है यार 25% कम कर देता हूं, 75% हार्ले डेविसन पे टैक्स है। ट्रंप कहता है यार तू पागल हो गया, इसका ऑल टैक्स कम कर, ऑल टैक्स कम कर। ट्रंप और इंडिया की टैक्स के ऊपर लड़ाई होती थी, ठीक है। बाइडन और इंडिया की टैक्स पे लड़ाई नहीं होती, बाइडन और इंडिया की लड़ाई होती है पॉलिसी चेंज के ऊपर। ट्रंप ने इंडिया में जो भी एम्बेसडर भेजे वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पंगा क्रिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाइडन आता है, सोचकर देखिए भैया, 24 या 27 महीने तक इंडिया में कोई अमेरिकन एम्बेसडर नहीं था, क्योंकि बिल्कुल को एरिक गारसेटी, जो डिस्टर्बेंस का बाप है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने, रजीम चेंज करने के अंदर नंबर 1 है, वो एरिक गारसेटी, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था अमेरिकन सीनेट से। यही रीजन था कि अमेरिकन पार्लियामेंट जब डेमोक्रेट्स वो मेजॉरिटी में आए, तब एरिक गारसेटी को भेजा गया विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव टू डिस्टर्ब मोदी गवर्नमेंट इन इंडिया। पर मुझे लगता है में आ गया होगा कि ट्रंप और बाइडेन के मामले में, कि ट्रंप जो है उसको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था, और ट्रंप का एकमात्र दुश्मन चीन था। बाइडेन का हमारा भी है साहब, ठीक है। बाइडेन का दुश्मन चीन नहीं है। बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन मोटी तनख्वाह उठाता है चाइनीज कंपनीज से, बिजनेस है इन लोगों के, और कभी भी ये चाइना से बिजनेस वो नहीं तोड़ेंगे रिलेशन। लेकिन ट्रंप कहते हैं मेरे को अमेरिका चाहिए भाई, चाइना की ऐसी तैसी, और यही असली लड़ाई है। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि बाइडेन में और ट्रंप में अगर सीधे कहा जाए तो हमने देखा भी है, दोनों के कार्यकाल देखे हैं, दोनों का एक एक टेन्योर देख लिया है, और निश्चित रूप से आपने जिस हिसाब से डिटेलिंग किया, तो ट्रंप चचा जो है वो अगर यूएस में बैठे तो हमारे लिए ठीक है। और अब चलते चलते एक चीज आपसे, और एक लगातार जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं, और पिछले मैंने एक बार और पिछले चर्चा में भी इस बात को आपके सामने रखा था, हालांकि इस पे हम डिस्कस नहीं किए थे, मैं चाहूंगा इसको बिल्कुल संक्षेप में। सर, एक चीज देखी जा रही है कि जहां जहां एस्टेब्लिश्ड और लोकप्रिय सरकार या फिर उस देश के लिए नेशन फर्स्ट कहने वाले भाव की जो पार्टी है, उसको सत्ता में आने से रोका जा रहा है। यूके बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके पीछे गठजोड़ जो है वो लेफ्ट और इस्लामिक, इन दोनों का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। डीप स्टेट वगैरह इंडिया के संदर्भ में भी आपने देखा ही देखा, फ्रांस में आप देख ही रहे हैं, ईरान में भी हमने देखा। क्या अमेरिका में भी वो एलिमेंट खुद काम कर रहा है? यानी कि दूसरों के लिए जहर बोने वाला वो सो कॉल्ड डीप स्टेट जो दूसरे जगह जाके इलेक्शन, उसने हमारे यहाँ का इलेक्शन भी प्रभावित करने का प्रयास किया, और ये साफ तौर पर अब स्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्टैब्लिश हो चुका है। पहली बार इसके सबूत भी मिल गए हैं, जमीन पर मिल गए हैं कि हाँ साहब, ये चुनाव नरेंद्र मोदी भारत में तो लड़ ही रहे थे, भारत से बाहर भी लड़ रहे थे। ऐसे में क्या ये फैक्टर वहां भी काम कर रहा है? और क्या ये उसी जो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, वो चाहे वो अमेरिका हो या कहीं भी हो, और आगे भी हम जहां जहां इलेक्शन देखेंगे विश्व के किसी भी देश में, तो ये काम करेगा, क्योंकि अब ये स्टैब्लिश हो रहा है, एक पूरा ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है। जी भैया, इसे ऐसे देखिए कि अपने घर जहर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा तो सांप के पेट में होता है। हाँ, ठीक बात है। तो और अगर वो जहर की थैली जब उसके अंदर जहर ज्यादा हो जाएगा, तो सांप को या तो जहर उगलना है, और अंदर ही अंदर वो सांप भी तो जल रहा होता है। हाँ, इस बार लग रहा है थैली फट गई क्या? अमेरिका के साथ वही चीज हो रही है। ये जो कंपनियां हैं, ये बाहर जितना जहर उगलती हैं, उनको वहां बाहर इतना असर नहीं हो रहा जितना इनका खुद का हो रहा है। आपने LGBTQXYZ ABCD सुना होगा,
कम से कम हमारे यहां वो कंफ्यूजन अभी शुरू हुई है। हमने गोदरेज के अंदर एक वीडियो देखा है, गोदरेज कंपनी में ऐसे लोगों की पूरी परेड करवाई गई, फंक्शन करवाया गया, अभी वो शुरू हुआ है, उसका हम अपोज कर रहे हैं। अमेरिका में तो पिछले 20 साल से चल रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन है ऐसी सरकार चुनने का जो अपोज कर रही है, और जो दूसरी सरकार आती है उसकी गर्दन दबाए रखते हैं कि तेरी ऐसी तैसी तू कैसे कर रहा है। भैया वो तो खुद सरकार बन जाते हैं, और जब वो खुद सरकार बनते हैं तो इलीगल माइग्रेंट्स का हाल देख लो। अमेरिका की सड़कों को पंगु, अमेरिका की सड़कें छोड़ो, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को पंगु बना दिया। 22 यूनिवर्सिटीज अगर हाईजैक हो जाएं पैलेस्तीन के सपोर्टर्स से, और उसके अंदर बड़े नंबर में LGBTQ आ जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भैया हमारे में अभी जो शुरुआत हुई है वहां तो 20 साल पहले उस आइडेंटिटी को खत्म कर दिया है। बिल्कुल। तो वो बाहर अगर समस्या क्रिएट कर रहे हो, क्या वो अमेरिका को छोड़ देंगे? असलियत को अमेरिकन्स को भी समझना पड़ेगा, यूरोपियंस को समझना पड़ेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई असलियत में कांग्रेस से नहीं रही, हमारी विरोध जो है वो कांग्रेस या बाकियों से नहीं रहा, हमारा विरोध उस मानसिकता से है जो हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने पर तुला हुआ है। उसका बेस्ट एग्जांपल यूरोप और अमेरिका में दिखाई दे रहा है, और वो इंडिया में महसूस करने लग गए हैं। बिल्कुल, इस लिहाज से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तुमने जिन दियों से या जिन मशालों से दूसरे को घरों में आग लगाई थी, वो अब तुम्हारे पास ही वापस आ रहा है। और एक कहते हैं ना कि तुमने दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाए हैं, तो मेरी जान तुम्हें तो कांटों की सेज पर एक दिन सोना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये किसी फिल्म का डायलॉग है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो हरिमोहन जी, अगर ट्रंप जिस तरीके से, देखिए वहां दर्शकों आपको पता है, मैंने शुरुआत में भी बोला कि अमेरिका है इसलिए वहां सब कुछ अच्छा है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जिनके आंगन में अमीरी के शजर रहते हैं उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है साहब, एक समय आता है कि सारा पता लग जाता है। तो अमेरिका में भी राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, और मारने के तरीके तक वही परंपरागत हैं, गोलियां ही मारी जाती हैं वहां साहब, और यहाँ भी भेजा ये उड़ाने का पूरा प्रयास था ट्रंप का। अब ऐसे में देखना यह है कि हम तो ये चाहेंगे कि गोली खाने के बाद ट्रंप चाचा अपना चुनाव और टाइट कर लें, और टाइट करने के बाद जल्दी से जल्दी आके शपथ ले लें, हमारे लिए एक अच्छा आदमी वहां बैठा रहेगा। जी जी, अगर ये ट्रंप मर जाता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इंक्वायरी तो अभी भी नहीं होगी, और पहले तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक, और यकीन मानिए दुनिया का एक बड़ा सिपा सालार इस डीप स्टेट के अगेंस्ट जो था वो खत्म हो जाता, कुछ चला जाता। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्तकबिल के और धनी रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने तीसरी बार उन्हीं छातियों पर मूंग दलते हुए भारी चाकी के साथ वापसी किया है भारत में। मुझे लगता है कि आने वाला जो ये मोदी पार्ट 3 है ना, ये बड़ा रोचक होने वाला है। अभी जब थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल स्थितियां और क्लियर होंगी, जरा फ्रांस में कुछ दिन सरकार और चल लेगी, यूके का नया हरा टोपी जरा सा और जब चटक हो जाएगा, ईरान में जो खुमैनी के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध जो हुआ है, तो ये एक खूब सारे ब्लॉक्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि हमारे लिए कितना शुभ रहा है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में वापस आए। हमने अपना जो धुन छेड़ा था 2014 से, उस धुन को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये भारत का सुंदर और सकारात्मक प्रारब्ध है। जी हरमोहन जी, लास्ट एक आपका लास्ट लाइन। वैसे तो आपसे बात करते करते लास्ट याद नहीं रहती। याद कीजिए, गोवा में मोदी जी ने एक बात कही थी, मैं बहुत अलग शक्तियों से लड़ रहा हूं। वो शक्तियां ट्रंप के मामले में दिखाई दे गई, उसको गोली मार रही हैं। उन शक्तियों ने फ्रांस में ली पेन को हराया, उन्हीं शक्तियों ने जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनाक को हराया। वही शक्तियां पुतिन के पीछे पड़ी हुई हैं। वही शक्तियां, सोचकर देखिए, वो शक्तियां चाइना के पीछे नहीं है, वो पुतिन के, क्योंकि वो पुतिन जो है वो देश प्रेमी है। चाइना देश प्रेम से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स में भरोसा करता है। और यहां पर आपको बताऊंगा,
अगर मैं इसको डिकोड कर दूं हरिमोहन जी, तो ये होता ना कि हर अपराध का मोडस ऑपरेंडी, पुलिस सबसे पहले ये हत्या का या ये अपराध करने का ये तरीका किस गैंग का है, तो साहब वामपंथ भी किसी देश की बाउंड्री को नहीं मानता, दुनिया के मजदूरों एक हो, और इस्लाम भी ब्रदरहुड की बात करता है, दुनिया की किसी बाउंड्रीज को इस्लाम से नीचे ही रखता है, ऊपर नहीं मानता। इसलिए अपराध का ये जो तरीका दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल फ्रंट पर, ये इसीलिए सिद्ध होता है कि इस्लामिक और लेफ्टिस्ट दोनों का कॉम्बाइंड ऑपरेशन है जी। इसका लास्ट पॉइंट है, 3 नहीं 4 है। 3 की जगह आप 3 मान सकते हैं, लेकिन 4 आइडियोलॉजीज हैं, असलियत में 3 है। 3 और 4 के बीच में समझिए। एक कम्युनिस्ट जो मजदूरों और दबे कुचलों की बात करते हैं वो, लेकिन वो क्लास इन क्लास खुद बना जाते हैं, यानी वो एक अनपढ़ों का नशे दिमागी नशे में चलने वालों का एक रैला बनाते हैं। कैपिटलिस्ट जो हैं वो गिने चुने कुछ लोग हैं, वो सबको कंफ्यूज किए कि वो पैसा, और जितना दुनिया में बैरियर लेस ट्रेड होगा उतना वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो पैसा कमाएंगे। तीसरा इस्लाम जो है वो सबको बिल्कुल वैसा ही रिलीजन के नाम पर सबको एक करता है। इन तीनों पावर्स के सामने एक छोटा छोटा सेक्शन खड़ा होता है राष्ट्रवादियों का। बहुत बड़ी बात। वो सबके बीच में राष्ट्र ढूंढ रहा होता है कि मेरा गांव, मेरा घर, मेरा देश, मेरा ये जो मेरा देश कहाँ है, संस्कृति, सब चीजें ये कहाँ हैं, और ये तीनों मिलकर इनको खत्म करते हैं। ये तीनों मिलकर इनको खत्म करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ हरिमोहन जी, ये तीनों मिले हुए होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का सकारात्मक प्रारब्ध है कि उसने लगातार तीसरे टर्म उस अपने नन्हे से सिपाही राष्ट्रवाद को नेशन फर्स्ट कहते हुए नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता दे दी। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। हरिमोहन जी, आपने हमें समय दिया और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की राजनीति पर गोलीकांड के बाद आगे कुछ और बोलीकांड भी वहां पर लगातार चला। अच्छा, ट्रंप चचा, तनी मुट्ठी, तमतमाया हुआ चेहरा, बंदा काम से रुका नहीं है, गोली खाने के बाद भी काम पर है, तो एक अलग टोन दिखाता है। हरिमोहन जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, ये था अमेरिका के चुनाव पर भारत के लिहाज से भी हमने बात की कि हमारा क्या है। ऐसा नहीं है कि हम भारत में बैठ के अमेरिका पे भी ही ज्ञान दे रहे हैं, हमने अपने नजरिए से देखने का प्रयास किया कि अगर भारत की खिड़की खोल के देखें तो अमेरिका में ये जो कुछ भी चल रहा है या आने वाला इलेक्शन है, इसके क्या रिजल्ट होंगे, कौन बेहतर होगा, ट्रंप या बाइडन। तो हमें साफ तौर पर यह कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ट्रंप आए हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर है। हरिमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।